वेलकम बैक एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। हाउस की फर्स्ट सिटिंग से लेकर इसकी प्रोरोगेशन तक का पीरियड एक सेशन है। लोकसभा की एग्जांपल लें तो न्यू लोकसभा की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस को एड्रेस करेंगे, उसके बाद फिर स्पीकर को इलेक्ट करा जाएगा एंड लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी। एक मीटिंग में 2 सिटिंग्स होती हैं। सो फर्स्ट सिटिंग से लेकर जब हाउस का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको प्रोरोग करा जाएगा। इस फर्स्ट सिटिंग से लेकर प्रोरोगेशन तक के पीरियड को ही एक सेशन बोलते हैं। अब देखिए, अगर लोकसभा इन बिटवीन डिसॉल्व हो जाती है तो फर्स्ट सिटिंग से लेकर इस डिसोल्यूशन तक के पीरियड को ही सेशन माना जाएगा। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, सो फॉर राज्यसभा फर्स्ट सिटिंग से लेकर प्रोरोगेशन तक का पीरियड ही एक सेशन है। इस सेशन में हाउस मीट्स ऑलमोस्ट एवरी डे टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस और टू मैनेज द बिजनेस। बिजनेस क्या हो सकता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करना, उनके ऊपर डिबेट करना, या फिर कोई बिल चल रहा है हाउस में उसके ऊपर डिस्कशन करना। ये सारे काम ही हाउस के मेंबर्स एक मीटिंग में करते हैं। और मीटिंग किस में होती हैं? सेशंस में होती हैं। तो ये सारे काम ही सेशन में करे जाते हैं। और ये काम करते कौन है? हाउस के मेंबर्स या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस इज समनिंग। और ये समनिंग कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम हाउस को समन करेंगे मीटिंग के लिए कि यस अब हाउस की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी है, मेंबर्स हाउस में आए और बिजनेस को स्टार्ट करें। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है समनिंग। ये करते हैं प्रेसिडेंट। 2 सेशंस के बीच का मैक्सिमम गैप सिर्फ 6 मंथ का ही होता है। इसीलिए ही पार्लियामेंट को साल में 2 बार तो कम से कम मिलना ही होता है एक सेशन के लिए। अब सेशंस टिपिकली 3 तरह के हो सकते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट सेशन सबसे लंबा होता है, फरवरी से लेकर मई तक। मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक का होता है एंड विंटर सेशन होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। देखिए, ये हमने देखा कि फर्स्ट सीटिंग से लेकर प्रोरोगेशन तक का पीरियड एक सेशन है। अब अगर एक सेशन कंप्लीट हो चुका है तो हाउस को वापस से नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट करना होगा। तो इस प्रोरोगेशन से लेकर जब तक हाउस की रीअसेंबली नहीं हो जाती और न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, इस गैप को रिसेस बोला जाएगा। सो ये था सेशन एंड समनिंग। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट सिनेडाई। देखिए, एक सेशन में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और एक मीटिंग में 2 सिटिंग्स रहती हैं, मॉर्निंग टाइम की एंड इवनिंग टाइम की, या फिर एक पोस्ट लंच सिटिंग। तो अगर एक सिटिंग को टर्मिनेट करा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ने फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बता दिया है कि कितने घंटों के लिए एक सिटिंग को खत्म करा गया है, या फिर डेज के लिए, या फिर कितने वीक के लिए खत्म करा गया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग होगी, तो उस चीज को बोला जाएगा एडजर्नमेंट। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, अगर उन्होंने बता दिया है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही हाउस की सिटिंग को खत्म करा गया है, सिटिंग की यहाँ पर बात करी गई है, हाउस की अगर सिटिंग को खत्म करा गया है तो उसको बोला जाएगा एडजर्नमेंट। बट अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने टाइम नहीं बताया है कि कब नेक्स्ट सिटिंग होगी हाउस की, तो उस चीज को बोला जाएगा फिर एडजर्नमेंट सिनेडाई। मतलब के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इनडेफिनेट पीरियड के लिए ही हाउस की सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया है। और जनरली ये तब करा जाता है जब एक हाउस का सेशन खत्म होने वाला हो, क्योंकि उसके बाद ही फिर हाउस को प्रोरोग करा जाता है, एडजर्नमेंट सिनेडाई के बाद ही। तो नेक्स्ट है प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट सिनेडाई क्या था कि सिटिंग को टर्मिनेट करा गया है डेफिनेट पीरियड के लिए तो एडजर्नमेंट है, अगर इनडेफिनेट पीरियड के लिए करा गया तो वो एडजर्नमेंट सिनेडाई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रोरोगेशन। जब एक हाउस का सेशन ही खत्म हो गया, और अगर सेशन खत्म हो चुका है इट मींस मीटिंग भी खत्म हो चुकी है हाउस की, और उसके बाद सिटिंग भी खत्म हो चुकी है, मतलब कि हाउस का पूरा एक सेशन का बिजनेस ही खत्म हो चुका है। अगर बिजनेस खत्म हो गया है तो सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस को एडजर्नमेंट सिनेडाई करेंगे, एक सिटिंग को इंडेफिनेट पीरियड के लिए खत्म कर देंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट का रोल आएगा, क्योंकि अब एक सेशन खत्म हो गया है तो विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज ही प्रेसिडेंट फिर हाउस को प्रोरोग कर देंगे कि यस अब हाउस का एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट सेशन की ही स्टार्ट होगी। तो इस प्रोरोगेशन के बाद हाउस की सिटिंग एंड हाउस का एक सेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का हमने बहुत बार देखा है, राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस है, सिर्फ लोकसभा ही डिसॉल्व होती है। और डिसॉल्व होने का मतलब है कि पूरा हाउस ही खत्म हो चुका है, लोकसभा की लाइफ ही खत्म हो चुकी है। और अगर लोकसभा खत्म हो चुकी है तो न्यू इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसके बाद एक न्यू लोकसभा फिर हाउस में आएगी। अब देखिए डिसोल्यूशन दो तरह से हो सकती है, ऑटोमेटिक भी और उसके बाद या फिर प्रेसिडेंट खुद भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक तब होती है जब एक टर्म खत्म हो चुकी है लोकसभा की, 5 ईयर का पीरियड खत्म हो चुका है, या फिर अगर नेशनल इमरजेंसी है, उसके नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी ऑटोमेटिकली ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अब वाली जो लोकसभा है उसकी बात करें तो नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली ही जो प्रेजेंट लोकसभा है उसकी टर्म खत्म हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली ही डिसॉल्व कर जाएगी। अब देखिए अगर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं करती है तो प्रेसिडेंट भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, बट ये वो खुद नहीं करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही ये काम करते हैं। तो ये तो था लोकसभा का डिसोल्यूशन। और अगर एक बार डिसॉल्व कर दिया गया है, चाहे प्रेसिडेंट ने करा है चाहे वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली तो न्यू फॉर्म होनी ही थी लोकसभा, बट अगर प्रेसिडेंट ने भी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म, तो उस केस में ये इरिवोकेबल होगी, अब फ्रेश इलेक्शंस ही कंडक्ट करवाने होंगे। अब देखिए बिल का पोजीशन क्या है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो बिल की पोजीशन क्या रहेगी, जो ऑलरेडी हाउस में चल रहे थे, तो कुछ बिल तो लैप्स कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और कुछ बिल लैप्स नहीं करेंगे। अब इसमें ना एक बात करी गई है लक्ष्मीकांत में पेंडिंग अश्योरेंसेस की, कि पेंडिंग अश्योरेंसेस को एग्जामिन करने का काम होता है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज। और पेंडिंग अश्योरेंसेज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती हैं। ये होती क्या है एक अश्योरेंस, तो ये गवर्नमेंट के प्रोमिसेस होते हैं, गवर्नमेंट के वादे उन्होंने जो लोगों के साथ करे होते हैं। तो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में मिनिस्टर्स से क्वेश्चन करेंगे। देखिए लोकसभा में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो मिनिस्टर जो पॉलिसीज बनाते हैं, मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस करते हैं लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव, अपने उन्होंने जो भी वादे किए थे उन्होंने क्या वो फुलफिल करे हैं, जितने भी प्रोमिसेस थे वो उन्होंने क्या फुलफिल करे हैं, आगे की फ्यूचर में उनका क्या पोजीशन रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस ही लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इन मिनिस्टर्स से पूछते हैं। फिर मिनिस्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी अश्योरेंसेस का आंसर देते हैं कि कैसी पोजीशन रहेगी, कि क्या क्या उन्होंने वादे कंप्लीट करे हैं और क्या फ्यूचर में इन सारे अश्योरेंसेस का सिनेरियो रहेगा। तो देखते हैं अब पेंडिंग अश्योरेंसेस तो डिसॉल्व लैप्स नहीं करेंगी। एक जनरल सी पोजीशन है कि अगर तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस दोनों हाउसेज में कंप्लीट हो चुकी है तो उस केस में बिल जो होगा पेंडिंग बिल लैप्स नहीं करेगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि लोकसभा में भी डिस्कस होके उसको पास कर दिया गया है और राज्यसभा में भी उसके ऊपर डिस्कशन होके बिल पास हो चुका है, बस प्रेसिडेंट का एसेंट ही रहता है। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ही लेजिस्लेटिव प्रोसेस अगर तो कंप्लीट हो गया है तो उस बिल को वो बिल लैप्स नहीं होगा चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। तो इसके डिफरेंट पोजीशंस देखते हैं। तो सबसे पहले है अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेज वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा। अगर राज्यसभा में देखिए कोई बिल ओरिजिनेट हुआ था, उसने पास कर दिया, उसके बाद वो गया लोकसभा में, बट लोकसभा में अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया नहीं गया था, उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व कर गई, तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, सिर्फ एक हाउस में ही कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए ये बिल भी अब लैप्स कर जाएगा क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। सेकंड क्या है, अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस। अब ये भी देखिए सेम ही है क्योंकि सिर्फ लोकसभा में ही बिल पास हुआ था। लोकसभा में बिल पास करना तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, बट राज्यसभा में अभी भी पेंडिंग है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये बिल भी लैप्स कर जाएगा। थर्ड क्या है, अ बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of the Lok Sabha does not lapse। तो देखिए दोनों हाउसेज में ही लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंप्लीट हुआ है बट उनमें डिसएग्रीमेंट आ गया है किसी चीज को लेकर, तो चाहे उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज करी, चाहे राज्यसभा में उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट आ गया, तो दोनों हाउसेज में एक डिसएग्रीमेंट आ गया, और जब भी डिसएग्रीमेंट आता है, एक डेडलॉक आता है, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग समन करते हैं इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड इन केस ऑफ
फाइनेंशियल बिल ओनली। तो प्रेसिडेंट ने अगर डिसोल्यूशन से पहले ही इस ज्वाइंट सिटिंग को सम्मन कर दिया था तो ये बिल अब लैप्स नहीं करेगा। जो न्यू लोकसभा होगी उस न्यू लोकसभा में एक ज्वाइंट सिटिंग होगी दोनों हाउसेज की। राज्यसभा तो देखिए डिसॉल्व होगी नहीं, तो वो तो वहीं की वहीं है। अगर ज्वाइंट सिटिंग के पहले ही, ज्वाइंट सिटिंग की होल्डिंग से पहले ही ये लोकसभा डिसॉल्व कर गई है, तो जो न्यू लोकसभा होगी उसकी फॉर्मेशन के बाद फिर ज्वाइंट सिटिंग को होल्ड करा जाएगा। तो ये बिल अब लैप्स नहीं होगा क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो था दोनों हाउसेज में वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे दोनों हाउसेज में एक डेडलॉक आ गया था। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। इसका तो देखिए सिंपल है, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा इट मीन्स कि बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था, अभी तक राज्यसभा में ही पेंडिंग है, एक हाउस में ही ये पेंडिंग है, और लोकसभा तो अभी यहाँ पर देखिए डिसॉल्व हो चुकी है। एंड नॉट पास्ड बाय दी लोकसभा डज नॉट लैप्स। तो जब भी अभी तक तो वो राज्यसभा में ही है ना बिल, तो जब अगर लोकसभा लैप्स डिसॉल्व भी कर गई है तो न्यू लोकसभा आके उस बिल के ऊपर डिस्कशन कर लेगी, तो ये बिल तो लैप्स होगा ही नहीं क्योंकि अभी तक वो है ही राज्यसभा में। राज्यसभा में ने तो अभी तक लोकसभा को ये बिल ट्रांसमिट भी नहीं करा है इन केस ये बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था। फिफ्थ क्या है, अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बट पेंडिंग द एसेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ प्रेसिडेंट का एसेंट ही चाहिए, तो ये बिल भी लैप्स नहीं करेगा। अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज डज नॉट लैप्स। देखिए यहाँ पर भी दोनों हाउसेज ने लेजिस्लेटिव प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया बट प्रेसिडेंट को लगा कि एक बार इस बिल को रिकंसिडर करा जाना चाहिए, बट उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व कर गई। तो लेकिन अब न्यू लोकसभा आकर इस बिल के ऊपर रिकंसिडरेशन करेगी, न्यू लोकसभा आकर इस बिल को रिकंसिडर करेगी, तो ये बिल लैप्स नहीं होगा। तो ये तो थी बिल्स की पोजीशन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है कोरम। कोरम का भी हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा हुआ है कि हाउस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 1/10 तो मेंबर्स प्रेजेंट होने ही चाहिए हाउस में, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। तो 1/10 अगर देखें तो लोकसभा में 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और राज्यसभा में 25 मेंबर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हाउस का बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा, तभी हाउस की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। और अगर हाउस में कोरम नहीं है, 1/10 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या तो हाउस को एडजर्न कर देंगे या फिर किसी मीटिंग को सस्पेंड कर देंगे। नेक्स्ट है वोटिंग इन हाउस। देखिए जो ये वाली जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सेशन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, इनका अल्टीमेट पर्पस ही है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स करना, हाउस में किसी बिल के ऊपर डिस्कशन करना, हाउस के सारे काम करना, लोगों की पॉलिसी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। और अगर कोई बिल से जब हम फार्मर बिल की अगर एग्जाम्पल लें तो ये फार्मर बिल लोगों के वेलफेयर के लिए है या नहीं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना, इनके ऊपर वोटिंग करना, ये सारे काम ही तो एक सेशन, मीटिंग या फिर सिटिंग में करे जाते हैं। तो अल्टीमेटली मेंबर्स वोटिंग करेंगे, वोटिंग के बाद ही कोई बिल या तो पास होगा या फिर बिल लैप्स कर जाएगा। तो वोटिंग कैसे होती है हाउस में, अब ये चीज़ देखनी है। सारे मेंबर्स हाउस की किसी भी सिटिंग में, या तो इंडिविजुअल हाउस में, इंडिविजुअल हाउस की सिटिंग में, लोकसभा या राज्यसभा, और ज्वाइंट सिटिंग के केस में अगर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग को सम्मन करा है, तो इन दोनों ही केसेस में सारे मैटर्स जब भी डिस्कस करने हैं, सारे मैटर्स को जब भी डिसाइड कराया जाएगा तो वो मेजॉरिटी वोट से ही डिस्कस करा जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी से ही जनरली सारे मैटर्स हाउस में डिसाइड हो जाते हैं, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी से, बहुत ही कम मेंबर्स होते हैं, बहुत ही कम मैटर्स होते हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी या फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होते हैं। जनरली हाउस की सारी प्रोसीडिंग्स, हाउस के सारे मैटर्स सिंपल मेजॉरिटी से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस केस में वोटिंग नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ कास्टिंग वोट की ही पावर होती है। अगर टाई हो चुकी है तो प्रेसिडेंट उस टाई को ब्रेक करने के लिए ही वोट करेंगे, जिसको फिर कास्टिंग वोट बोला जाएगा। अब इस वोटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, देखिए किसी भी मैटर पर, किसी टॉपिक के ऊपर हाउस में डिस्कशन हो चुकी है, डिबेट खत्म हो चुकी है, उसके बाद फिर अब स्पीकर का काम आएगा। स्पीकर हाउस के मेंबर्स को पूछेंगे आए और नो,
आई का मतलब है यस, कि कौन से कितने मेंबर्स हैं जो इस डिस्कशन के बाद अब यस कर रहे हैं, अब कितने मेंबर हैं जो नो कर रहे हैं। उसके बाद आइज एंड नोज इनको काउंट कर लिया जाता है एंड स्पीकर फिर कहते हैं आई थिंक द आइज हैव इट। मतलब कि अगर आइज मेजोरिटी में है तो स्पीकर बोलेंगे आई थिंक द आइज हैव इट। अगर नोज मेजोरिटी में है किसी बिल के लिए या फिर किसी भी डिबेट के लिए तो स्पीकर बोलेंगे आई थिंक द नोज हैव इट। और अगर स्पीकर के इस डिसीजन को चैलेंज नहीं करा जाता है हाउस में तो उस केस में सेम ही चीज स्पीकर 2 बार रिपीट करेंगे, दैट इज द आइज हैव इट और द नोज हैव इट, और फिर उस मैटर को डिसाइड कर लिया जाता है, उसके ऊपर डिसीजन ले लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइज एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नोज। बट इन केस स्पीकर का डिसीजन चैलेंज कर लिया जाता है तो उस केस में फिर अब स्पीकर लॉबी को खाली करने के लिए बोलेंगे, लॉबी खाली कर दी जाती है और 3 मिनट्स का, ओके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3 मिनट एंड 30 सेकेंड का पीरियड दिया जाता है। इसके बाद अब फिर से ये आई एंड नो वाला प्रोसेस स्टार्ट करा जाएगा, आई एंड नो वाला प्रोसेस। और अगेन स्पीकर कहेंगे आई थिंक द आइज हैव इट और आई थिंक द नोज हैव इट। इसके बाद अगर फिर से चैलेंज कर दिया गया, मतलब कि सेकंड टाइम अब डिसीजन को चैलेंज कर दिया गया है, तो इट मींस मेंबर्स में डाउट है कि आइज और नो को काउंट करने में गड़बड़ करी जा रही है। तो इस केस में फिर आएगी ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर या फिर स्लिप को यूज करा जाएगा इन सारे आइज और नो को काउंट करने के लिए। तो उसके बाद ही फिर डिसीजन सुनाया जाएगा बाय द स्पीकर। तो ये तो था कि प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा इस वोटिंग का। हाउस में जब भी वोटिंग होगी तो प्रोसेस क्या रहेगा। अब है कि वोटिंग के मेथड कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले था, एक तो है वॉइस वोट, सिंपल मेंबर्स बोल रहे हैं आए एंड कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं नो, उसको काउंट कर लिया जाता है, तो ये तो हो जाएगा वॉइस वोट। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन के 3 मेथड हो सकते हैं, एक तो है ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डर से, ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डर इक्विपमेंट को यूज करा जाएगा। जैसे यहाँ पर मेंबर्स को अब लग रहा है कि यहाँ काउंटिंग में जो है गड़बड़ है, तो स्पीकर का डिसीजन बार बार चैलेंज करा जा रहा है, तो अब ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर को यूज करा जाएगा इन वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड मेथड डिवीजन में हो सकता है स्लिप को यूज करना। एक स्लिप के ऊपर आई लिखा गया है, कुछ के ऊपर फिर नो लिखा गया है और वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, फिर उन स्लिप को काउंट करा जाएगा हाउस का डिसीजन लेने में, किसी भी मैटर के ऊपर डिसीजन लेने के लिए। या फिर मेंबर्स को लॉबी में भेज दिया, जैसे ये वाला था कि लॉबी को क्लियर कर दिया, लॉबी में भेज दिया गया, बाद में सबको फिर काउंट करा गया, इंडिविजुअली फिजिकली काउंट करा गया। तो देखिए ये तो था डिवीजन वाला मेथड। नेक्स्ट एक मेथड है सीक्रेट बैलेट का। देखिए अगर तो ओपन वोटिंग होती है तो इंडिविजुअल मेंबर्स जो है वो आई कर रहे हैं, कुछ मेंबर्स नो कर रहे हैं, तो जितने भी मेंबर आई करेंगे उनको ग्रीन कलर दिया जाएगा, और अगर कोई मेंबर नो कर रहे हैं उनको दिया जाएगा रेड कलर, और अगर कुछ मेंबर्स वोटिंग कर ही नहीं रहे हैं तो उनको दिया जाएगा, फिर उनको उन्होंने एब्सटेन कर लिया वोटिंग से, तो इस चीज को फिर दिया जाएगा येलो कलर। तो फिर इन कलर्स को ही काउंट करके डिसीजन लिया जाएगा इन केस ऑफ ओपन बैलेट। बट सीक्रेट बैलेट में क्या होगा, एक लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज एलईडी का मेथड यूज करा जाएगा, और जब भी कोई मेंबर वोट करेगा तो ये व्हाइट कलर का फिर ब्लिंक हो जाएगा कि हाँ यस अब वोटिंग हो चुकी है, और उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा या फिर काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है देखिए स्लिप का ये सेम ही मेथड है, आई लिख दिया किसी स्लिप के ऊपर और किसी स्लिप के ऊपर नो लिख दिया गया। बट ये मेथड तभी यूज करा जाएगा अगर ऑटोमेटिक जो वोट रिकॉर्डर इक्विपमेंट है वो ही खराब हो चुका है, तो अब स्लिप का मेथड ही यूज करना पड़ रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक वाला तो खराब ही हो चुका है, तो ये तभी यूज करा जाएगा। नेक्स्ट एक मेथड है वोटिंग का फिजिकल काउंट ऑफ मेंबर्स, कि कितने मेंबर्स ने आई करा है, कितने मेंबर्स ने नो करा है, उनको फिजिकली काउंट करा जाएगा हर एक मेंबर को। नेक्स्ट है कास्टिंग वोट, तो ये सिर्फ स्पीकर के लिए ही है, टाई को ब्रेक करने के लिए। अगर आधे मेंबर ने आई करा है, आधे मेंबर्स ने नो करा है, तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए फिर फाइनली स्पीकर ही वोट करेंगे। अगर उन्होंने आई की साइड वोट करा तो आई वाले की मेजोरिटी हो जाएगी, अगर स्पीकर ने नो की साइड वोट करा तो नो वाले मेंबर की मेजोरिटी हो जाएगी। फिर उसी के बेसिस पर ही किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। अब देखिए जितने भी ये मैटर हाउस में डिस्कस होते हैं वो एक मोशन के थ्रू ही डिस्कस होते हैं। कोई भी मैटर, चाहे वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, चाहे फिर वो मैटर जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है,
कोई भी मैटर अगर हाउस में डिस्कस करना है तो उससे पहले उसके लिए एक मोशन पास करी जाती है, जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना भी है। नेक्स्ट है अब लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही यूज करी जाती हैं, बट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो मदर टंग में भी प्रोसीडिंग्स के लिए किसी मेंबर को अलाउ कर सकते हैं कि वो अपनी मदर टंग यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए एक इंटरप्रेटर भी होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो कि मदर टंग को हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। और अगर ये ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं है तो इस पर्टिकुलर मेंबर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हिंदी या फिर इंग्लिश में एक ट्रांसलेट करके दे। तो ये मेंबर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो उस मदर टंग को यूज कर रहा है। अब ये मदर टंग कौन सी होंगी? जो 8th शेड्यूल में दी गई हैं रीजनल लैंग्वेजेस, उनकी ही बात करी जा रही है यहाँ पर। और जो इंग्लिश एंड हिंदी है, इन्होंने इन दोनों लैंग्वेजेस को कंटिन्यू करना था 15 ईयर के लिए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 1965 तक। बट फिर आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, जिसने इंग्लिश को भी अलाउ कर दिया। और ये वैसे इंग्लिश को अलाउ करा गया था सदर्न इंडियन स्टेट्स के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। देखिए, अब हाउस के मेंबर्स तो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट होती है तो हाउस के मेंबर्स उसके ऊपर वोटिंग करते हैं, बट जितने भी मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं ये लोग वोट नहीं कर सकते हैं। ये लोग हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें बोल भी सकते हैं, बट ये लोग वोट नहीं कर सकते हैं। लास्ट है लेम डक सेशन। प्रोसीडिंग लोकसभा और आउटगोइंग लोकसभा जिसकी टर्म खत्म होने वाली है उसके लास्ट सेशन को ही लेम डक सेशन कहते हैं। और अगर इस लोकसभा की कोई भी मेंबर, जो मेंबर न्यू लोकसभा में इलेक्ट नहीं हुए हैं, उनको बोला जाएगा लेम डक्स। और ये जो लेम डक सेशन है इसको यूज करना स्टार्ट हुआ था 1957 एंड 1962 की लोकसभा से। यहाँ से इस लेम डक सेशन को यूज करना स्टार्ट करा गया था। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू पास वोट ऑन अकाउंट। देखिए, क्योंकि अब ये न्यू लोकसभा तो हाउस से जा रही है, ये जो ओल्ड लोकसभा है ये तो हाउस से जा रही है। जो न्यू लोकसभा होगी उसके पास कुछ मनी भी तो होनी चाहिए ना हाउस के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो इसके लिए यूज करा जाता है वोट ऑन अकाउंट, जिसका पर्पस होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ मनी यूज कर ली जाती है बिफोर द न्यू लोकसभा स्टार्ट इट्स प्रोसीडिंग्स इन दी हाउस। तो ये तो था सेशंस इन पार्लियामेंट।